नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल के एक विशेष इस कार्यक्रम में, जहां पर हम एक विशेष अतिथि के साथ हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं उस मेहमान से आपको रूबरू कराऊं, एक बात जो सभी के दिल में आती है और एक आम तौर पर ये कहा जाता है कि भगवान डॉक्टर और अदालत से बचाए, अस्पताल और अदालत से बचाए। लेकिन फिर भी हमें पूरी ज़िंदगी में कभी न कभी इन दोनों जगहों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और इस वजह से अगर आप देखें भारतीय अदालतों को, तो एक मशहूर संवाद है एक फ़िल्म का, जहां तारीख़ पर तारीख़ मिलती रहती है। और इससे बचने के लिए तमाम कोशिशें भी होती रही हैं। और एक बहुत प्राचीन कोशिश है जिसका नाम है मध्यस्थता। अब मध्यस्थता कहते ही आपको कृष्ण की याद आ जाएगी, जिन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता की कोशिश की, और तमाम इस तरह के पौराणिक ऐतिहासिक घटनाएं आपको याद आएंगी। लेकिन आज आधुनिक समाज में और विशेषकर भारत में इस आर्बिट्रेशन और मीडिएशन की दोनों ही जो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों को लेकर सरकारें भी बहुत सजग हैं, आम जनता भी सजग है, और साथ ही अदालतें भी। और इसके लिए तमाम तरह के फ़ोरम खोले गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोशिश की है इन जो भारत के में आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के भविष्य को तय करने के लिए और उसमें नए मकाम को छूने के लिए, वो है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, न्यू दिल्ली। और आज उसके चेयरपर्सन जस्टिस हेमंत गुप्ता हमारे ख़ास मेहमान है। तो तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और आर्बिट्रेशन जैसी मैं बात कहती हूँ या मीडिएशन की जो बात आती है, तो आजकल ये इतना व्यापक हो चुका है कि महज दो कंपनियों की बात नहीं होती है जहाँ पर मध्यस्थता करके, या दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि अब तो खेल के भी तमाम मामले हैं, वो भी इसमें सुलझाए जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा मामला है जिसको आर्बिट्रेशन मीडिएशन के तरीके से सुलझाया न जा सके। और इसलिए एक नई आशा जगी है और नई उम्मीद जगी है कि जो फाइलों का पूरा पाइलअप है अदालतों के सामने हमारी, वो सब ख़त्म धीरे धीरे किया जा सकता है अगर इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाया जाए। और कैसे बढ़ाया जाएगा, इन सब के लिए हम जस्टिस हेमंत गुप्ता से बात करेंगे। चेयरपर्सन रहते उन्होंने बहुत ही आगे दूरगामी कदम उठाए हैं, जो आने वाले भविष्य में काफ़ी काम आएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस हेमंत गुप्ता हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले मैं हालांकि एक बहुत पॉजिटिव माहौल बना जब से आप चेयरपर्सन बने, लेकिन एक जो उम्मीद हमारी है, हम सबों की है, जो भी थोड़ी बहुत कानून समझते हैं, कि भारत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का सेंटर बन जाए, वाकई बन जाए, जैसे सिंगापुर है। और इसके लिए जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो प्रस्तावित है, उसमें जो तमाम संशोधन हैं, और उसमें ख़ास तौर पे जो न्यायालय को दोबारा डिफ़ाइन करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि उससे जो हमारा ये लक्ष्य है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्थल बन जाए आर्बिट्रेशन मीडिएशन के लिए, उसमें कोई तेज़ी आएगी या कहीं कुछ बाधा पड़ सकती है? आपका प्रश्न बड़ा सामयिक है। आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम जो हमारे देश में चल रहा है, उसमें बहुत चेंजेस करने की आवश्यकता है जी। उसी दिशा में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024 में एक आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल पेश किया था। उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें एक जो टियर्स ऑफ डिस्प्यूट्स है, बेसिक जो डिस्प्यूट देर लगती है, वो अवार्ड आने के बाद जब उसके ऑब्जेक्शंस फैसले करने होते हैं जी, वो सेक्शन 34 है। 34 के बाद एक हाई कोर्ट में अपील है, उसकी फर्दर अपील सुप्रीम कोर्ट में है। उस टीयर्स को ख़त्म करने की कोशिश करनी
करना चाहती है सरकार, कितना कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कि हाई कोर्ट के पावर्स को आप कर्टेल नहीं कर सकते जी। इससे पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आप सब लोगों को मालूम हो, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, कि केशवानंद भारती का जजमेंट 1973 का, उसमें कहा कि पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वन, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट कांट बी कर्टेल्ड। बिल्कुल जी। तो इस कारण से आप जो मर्जी नाम दे लीजिए, 2 to 6 दे दीजिए, 2 to 7 दे दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के, बट दैट पावर विल रिमेन विद द हाई कोर्ट। उसको आप नहीं ख़त्म कर सकते। तो एक जो तरीका है कि हाई कोर्ट को ही जुरिडिक्शन दे दी जाए कि अवार्ड का को फैसला वहीं करे। पर क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट के पास भी मल्टीपल जुरिडिक्शंस हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, मर्डर अपील्स हैं, राइट ऑफ सिविल पार्टीज़ हैं, उसमें सरफेसी एक्ट के हैं जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के हैं। देयर आर मल्टीपल जुरिडिक्शंस, कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड। कैन यू ऐड अनदर जुरिडिक्शन टू द हाई कोर्ट? सो ये ना हो कि अपने वेट के अंदर ही दब जाए। तो एक ये क्वेश्चन रहता है। पर एक अमेंडमेंट जो इसमें बड़ी रेलेवेंट सजेस्ट किया है वो है आर्बिट्रल एपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें जो अवार्ड हुआ तो उसका विद इन हाउस लाइक इंस्टीट्यूशन उसी अपने एक मैकेनिज्म बनाए, उसकी अपील, उसके ऑब्जेक्शंस, इट्स पैरेलल टू सेक्शन 34, वो सुने। तो उससे जो कोर्ट का समय है, कोर्ट का समय भी बचेगा, और टीयर्स ऑफ कोर्ट के लाइक अभी तो डिस्ट्रिक्ट जज के जाता है, एक्सेप्ट ऑफ लाइक दिल्ली जहाँ पे प्रिंसिपल कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट है, बट ऐसी जुरिडिक्शन दूसरी कोर्ट्स में नहीं है। तो अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल की पावर आती है तो आप 34 की पावर को इन ए वे सबस्यूम कर लेते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल। बिल्कुल जी। So that will be beneficial for ultimate disposal of the cases. लेकिन अभी जो एक बहुत बड़ी सवाल उठते रहते हैं सर कि तमाम कोशिशों के बाद आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन भी लंबा चलता है, समटाइम्स हो सकता है 1 साल 2 साल चले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट का जज कोई फ़ैसला देता है एज ए आर्बिट्रेटर, एंड उसके बाद उस फैसले को एक अलग छोटे जुडिशल कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि फिर से डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि पूरा यू टर्न हो जाता है। तो ऐसे में आर्बिट्रेशन मीडिएशन की जो महत्व है वो कहीं ख़त्म सा हो जाता है। इससे बचने के लिए बहुत जल्द कौन सा कदम उठाया जा सकता है? क्या आपको लगता है जो ट्राइब्यूनल की कल्पना की जा रही है वो एक अच्छी कल्पना होगी और वो एक सार्थक कदम होगा हमारे लिए? आपका जो सवाल है बिल्कुल ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे अगर सुप्रीम कोर्ट जज का अवार्ड है, ऐसे ही इज़ अ फॉर्मर जज, ही डजंट सीम्स टू बी सुप्रीम कोर्ट, ही सीजेस टू बी सुप्रीम कोर्ट जज, बट एक बैक ऑफ माइंड तो रहता है ना कि ये उनका अवार्ड है। तो इस कारण से अगर इन हाउस एपेलेट ट्रिब्यूनल है, जिसमें एपेलेट ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो सिंगल सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है या 3 भी हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा का जनरली मैंने नहीं देखा कि 3 से ज़्यादा का होता। जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है दैट कैन बी ऑफ 5 मेंबर्स, जिसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस भी हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, वो डिसाइड करें। सो ये जो आपका जो एप्रीहेंशन है, जो फैक्ट है एक्चुअली कि डिस्ट्रिक्ट जज फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू इंटरफेयर विद द अवार्ड ऑफ रेंडर्ड बाय 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस। बिल्कुल ऐसा बहुत बार होता है कि तीनों जजेस सुप्रीम कोर्ट के हों, उसमें से कोई एक
फॉर्मर CGI भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्रिएट करना एक 34 को की बजाय जी। एपेलेट ट्रिब्यूनल विल बिकम मोर इफेक्टिव। तो ये एक अच्छा विचार है, लेट्स सी कि कैसा होता है। बिल्कुल, लेकिन इसके लेकर और तरह की भी विवाद है सर। कॉपी पेस्ट आपको पता ही है कि कैसे इस तरह की चीज़ें सिंगापुर जो ट्राइब्यूनल है वो उसने बिल्कुल कोर्ट ऑफ अपील है, उसने CGI दीपक मिश्रा के एक फ़ैसले को बिल्कुल नहीं माना क्योंकि ये कॉपी पेस्ट माना गया। हमारे लिए तो एक तरह से मैं साफ तौर पे कहूँ तो एक शर्म की भी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है और शायद उतना सजग नहीं है हम सभी लिखने में या चीज़ों को समझने में, या ट्राइब्यूनल के या आर्बिट्रेटरी वर्क को बहुत सीरियसली नहीं मानते। इस वजह से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और ये अगर ऐसी घटना हो रही है तो आर्बिट्रेशन मीडिएशन को के प्रति जो गंभीरता है वो कितना रह जाएगी, जितना क्या आपको लगता है कि इससे वाकई हम उतना आर्बिट्रेशन मीडिएशन को अभी भी उतना गंभीरता से लेते हैं जितना हम हाई कोर्ट या अन्य तमाम अदालतों को लेते हैं? देखिए, गलती हो सकती है। एक बात जो मीडिया में नहीं आई, ये जो अवार्ड था 3 मेंबर्स का अवार्ड था, वो ICC का अवार्ड था। ICC मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कमर्शियल, पेरिस का। वो बहुत फंसी हैं अवार्ड के बारे में। वो हर बात को देखते हैं, करेक्ट करते हैं, अगर कोई गलती है तो वो पॉइंट आउट भी करते हैं। उन्होंने जो सिंगापुर कोर्ट ने इंडियन आर्बिट्रेटर्स को क्रिटिसाइज किया, ICC का एक वर्ड भी नहीं लिया। सिंगापुर के लिए इंडियन आर्बिट्रेटर्स को डिमीन करना उनका एक पर्पस सर्व होता है कि लोग इंडिया में आर्बिट्रेशन ना करें, हमारे पास आए। तो गलती तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर गलती किसने नहीं पकड़ी, जिसका पकड़ने का काम था, वो बात उसको यू कांट ग्लॉस ओवर। तो पर्पस इतना उन्होंने पब्लिसाइज किया सिंगापुर सिस्टम में कि जैसे कि इंडिया में तो इस रूटीन थिंग, ऐसी गलती होना ऐसी नहीं हो सकता। कभी एक पर्टिकुलर मौके पे हो गया, उसका कारण भी यह है कि एक ही फर्म के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, उसके 3 डिस्प्यूट्स थे। फिगर्स एरियाज डिफरेंट थे, बट इश्यूज वर सेम जी। उसमें आर्बिट्रेटर से गलती हुई या कैसे हुई, जो भी है, उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन का जो अवार्ड था उसमें से बहुत सारे पैराग्राफ दूसरे अवार्ड में कर लिए। नहीं करने चाहिए थे, इसमें तो कोई सवाल नहीं है, बट इतना उसका इशू बनाना शायद ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा बना। जैसे हमारे यहाँ मीडिया ओवररीच करती है, वैसे ही माना जाए कि शायद सिंगापुर ने अपनी ब्रांडिंग के लिए ये सब किया, कि जैसा आपने बताया कि वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको, कि वो सुपीरियर हैं और यहाँ के लोग नहीं अच्छे हैं, ऐसा? और अगर ऐसा है तो भारत में कैसे इस चीज़ को काटने के लिए कि अगर हम चाहें कि पूरे वर्ल्ड से आर्बिट्रेटर हमारे पास आएँ, क्या इसके लिए सर आप ये सोच रहे हैं कि नए क्षेत्र खोले जाएं? मैं इसके लिए यहाँ पे ये जोड़ना चाहूँगी कि जैसे विनेश फोगाट का इतना बड़ा मैटर हुआ और वहाँ पे भी आर्बिट्रेशन मीडिएशन की एक भूमिका सबके सामने आई, और शायद भारत उस तरीके से तैयार नहीं था इस फील्ड को लेके, और अब ये एक नया जॉनर डेवलप हो गया है जहाँ स्पोर्ट्स में भी आपको आर्बिट्रेशन और मीडिएशन की संभावनाएं दिख रही हैं अन्य क्षेत्रों के अलावा।
और अगर ऐसा है तो क्या आपको लगता है कि भारत में जो आर्बिट्रेशन मीडिएशन को लेके हम परिकल्पना कर रहे हैं तो नए नए जॉनर नए नए क्षेत्र खोलने चाहिए कि अगर आप इस क्षेत्र के कोई आर्बिट्रेटरी मैटर लेके आते हैं तो भारत इसके लिए सबसे अच्छा हब साबित हो सकता है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे ये वो स्पोर्ट्स डिस्प्यूट्स हों या कोई भी डिस्प्यूट्स हों, क्योंकि डिस्प्यूट्स विल बी विद इन टू पार्टीज। बिल्कुल। और ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है जिसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है। और इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स हर जगह हर सब्जेक्ट पे मिल सकते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। तो इस कारण से स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन अभी इंडिया में डेवलप नहीं हुई है, बट हो जाएगा एज टाइम पासिस थ्रू। हमारे पास एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, बट एक थोड़ा माइंडसेट जो है, थोड़ा सा हमारा एक लिटिगेशन का माइंड है कि कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट की अपनी एक लिमिटेशन है। कोर्ट में अगर आप इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं तो आपको कई बार तो मिलता है, कई बार नहीं मिलता जी। तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो इस कारण से आई थिंक इंडिया कैन हैंडल ऑल काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, बट वी हैव टू एक्चुअली बिलीव अवर पीपल। हम अपने लोगों पे विश्वास नहीं करते जी। लेकिन सर जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, अब जैसे हम न्यू एनर्जी सेक्टर में जा रहे हैं, अब गाड़ियां भी आप देखिए कि बदल रही हैं, तो अब जाहिर सी बात है टेस्ला कह रही है कि मैं भारत आ रहा हूं और तमाम अन्य कंपनीज़ भी आना चाह रही हैं। और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे विकास होगा नए तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, नए तरह के फिर विवादों के भी आयाम खुलेंगे। आप लिथियम ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, LNG ले लीजिए, ये सब नई एक तरह से चीज़ें हैं और नई कंपनी जिसमें काम कर रही हैं जो भारत आके करना चाह रही हैं। और भारत या भारत की कंपनियों के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट या भारत सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और उसमें कई विवादों के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। साइबर एक पहले से था, साइबर को लेके अब ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एज आर्बिट्रेटर, एज अ वकील, एक्सपर्ट्स जब तक नहीं होंगे तो ये इन नए क्षेत्रों के साथ डील करना बहुत मुश्किल होगा। क्या आपको लगता है कि कुछ आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से या फिर कुछ ऐसा सरकार के सहयोग से टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देने के लिए कोई ऐसी चीज़ हमें शुरू करनी चाहिए जहाँ पर जजेस को भी, आर्बिट्रेटर्स को भी और वकीलों को भी ट्रेनिंग दी जाए इन खास सेक्टर्स में? एक्सपर्ट्स हर फील्ड में अवेलेबल हैं। इंडिया इज़, as I said earlier, is a huge country. We have experts on every field. But they may not be conversant with the award writing or dispute resolution. उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। हमने अभी शुरू किया है, एक MOU किया है जिसमें हम मीडिएशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं अवार्ड राइटिंग की भी, अवार्ड में क्या कुछ होना चाहिए जी, हाउ टू राइट एन अवार्ड। सो इसमें एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं, पर कुछ जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हमारे में ईगो बहुत है कि हम क्यों सीखें। जी बिल्कुल। बट दैट्स नॉट ट्रू इन अदर कंट्रीज। वहाँ पे सीखने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन सर जब सीखने की बात आती है तो आजकल शायद लोग इसलिए भी नहीं सीखना चाहते हैं कि कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, वो भी मदद लेते हैं और एक बैक ऑफ माइंड में हो गया है कि जो कुछ नहीं आएगा AI से पूछ लेंगे, और AI एक अलग गुरु बन गया है इन सभी लोगों का। क्या चुनौती है सर एज आप हैं जब सेंटर के चेयरपर्सन, तो जाहिर सी बात है कि बहुत जगह आपको लगता होगा कि AI ने बिगाड़ा बहुत है, बनाया कम है, ह्यूमन टच ख़त्म हो रहा है।
एआई की चुनौती, लेकिन एआई का सदुपयोग किया जा सकता है। एआई की चुनौतियों से बचने के लिए या उसका सदुपयोग करने के लिए सेंटर कैसे आगे बढ़ रहा है? ऑनेस्टली मैं अपने आप को एआई कन्वर्सेंट नहीं मानता हूँ, बट द फैक्ट इज एआई इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एआई बेसिकली कोलेट करती है इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल ऑन नेट ऑन डिफरेंट सोर्सेज, सबको कोलेट करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के देती है, फास्ट देती है। तो इन ए वे इट कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन। टाइम कम लगेगा बट सारी रिसर्च हो जाएगी। बट हाउ टू यूज एआई विल बी ए स्टिल सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज। सिर्फ रिसर्च के लिए करना है या उसको किसी और। आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक, लास्ट ईयर और सो, वन प्रोफेसर वाज विजिटिंग मी, तो उन्होंने कहा था मैं तो अपनी स्पीच एआई से निकालता हूँ। तो मैंने भी कोशिश किया, तो मुझे तो लगा कि इट्स लेस देन एवरेज कंटेंट था। जी बिल्कुल। मीन्स ह्यूमन टच इज ऑलवेज, मतलब क्रिएटिविटी तो ह्यूमन माइंड में ही है। बिल्कुल, और वो इज ऑलवेज सुपर, इट्स अ ह्यूमन इज ऑलवेज अ सुपर कंप्यूटर सर। सर लेकिन जब हम लोग आर्बिट्रेशन मीडिएशन अवार्ड्स की अभी हम बात कर रहे थे, अक्सर ये आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार का शिकार हो गया आर्बिट्रेशन अवार्ड। कहीं ना कहीं कोई किसी तरह का करप्शन है इसमें, या आर्बिट्रेटर को लेके, मीडिएटर को भी लेके कई तरह के आरोप लगते हैं सर, और इस पर कानूनी सुधार पर भी काम हो रहा है। लेकिन किस तरह का भ्रष्टाचार होता है सर, ये मैं यंग स्टूडेंट्स के लिए भी समझना चाहूँगी, और साथ में अगर इसकी क्रेडिबिलिटी सुनिश्चित करनी हो अवार्ड्स के लिए तो क्या काम करना है? हमारे देश में ना एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। हर बात पे हम कह दें कि इसमें तुमने ये कर लिया, पैसा खा लिया, सिफारिश मान ली। एलिगेशन लगाने बहुत आसान है, उनका बिना बेसिस के भी लगा सकते हो, कई बार हो सकता है बेसिस भी हो। बट एक जनरल कंसेप्ट है, वन इज़ प्रूव टू बी ऑनेस्ट टिल ही इज़ प्रूव टू बी डिसऑनेस्ट। पर हमारे कंट्री में जो माइंडसेट बना है कि एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू बी डिसऑनेस्ट, ही हैज टू प्रूव दैट ही इज ऑनेस्ट, रिवर्स ऑनेस्ट, ऐसा एक माहौल बना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को ऑनेस्ट प्रूव करने के लिए भी आपको कोशिश करनी पड़ती है। सर जब मैं रिसर्च कर रही थी आर्बिट्रेशन को लेकर, तो एक शब्द आया इमरजेंसी आर्बिट्रेशन। इमरजेंसी आर्बिट्रेशन क्या होता है सर? सिंपल सवाल है कि क्या होता है, किन स्थितियों में ये से किया जाता है, और इसको करने के लिए किस तरह के उपाय किए जाते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं इसके कुछ इमरजेंसी आर्बिट्रेशन के? देखिए, सिविल कोर्ट में जो प्रोविज़न है इमरजेंसी इमीडिएटली कुछ करने के लिए, वो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC है। आर्बिट्रेशन के पास, आर्बिट्रेटर के पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था। तो हमने अपने रेगुलेशंस में इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का प्रोविज़न बनाया है। उसमें ये लिखा है कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी आर्बिट्रेशन रिक्वेस्ट करेगा तो विद इन 2 डेज उसका आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। ओके। सबसे टिपिकल केस जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का था वो अमेज़न और फ्यूचर डिस्प्यूट का था, जिसमें इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस अवार्ड को अपहेल्ड किया। तो इस कारण से अभी तो इस एक्ट में जो अभी बिल जो आ रहा है 24 में, उसमें भी इमरजेंसी आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट का एक प्रोविज़न है। हमने तो पहले ही क्या है, अब सब कई इंस्टीट्यूशंस ने पहले ही लगा लिया है। इस इन व्यू ऑफ 39 रूल 1 और 2, basically all these steps are required or taken to avoid intervention of the civil court. जी। तो उसमें इमरजेंसी आर्बिट्रेटर भी एक बड़ा साधन हो सकता है।
जब हम इमरजेंसी आर्बिट्रेशन की बात करते हैं सर, कौन से वो वकील होते हैं? क्या एक सामान्य वकील भी आर्बिट्रेशन कर सकता है, या फिर अलग से आर्बिट्रेशन बार बनाने की एक अवधारणा जो आई थी वो करनी पड़ेगी, जिसमें मैं एक वकील हूँ तो मुझे केवल आर्बिट्रेशन ही करना है, अगर तो क्या मैं उसमें जा सकती हूँ? किस तरह से आर्बिट्रेशन के वकील स्थापित किए जा सकते हैं? देखो, कोई भी वकील कोई भी काम कर सकता है. What is required of an advocate? Analytical mind. वो तो है नहीं कि सारी ब्रांचेस ऑफ लॉ के सब केसेस उसके पास हमेशा आते हैं. बिल्कुल. जब भी कोई ब्रांच ऑफ लॉ का केस आया, वो अपना पढ़ता है, उसको एनालाइज करता है. आई टेल यू, मैं बेंच का मेंबर था. मेरे जो सीनियर जज थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन था, उस प्रोविजन को 4-5 बार पढ़ा. उसके बाद एनालाइज करके उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चंस का जवाब दीजिए. सो इट्स एनीबडी कैन डू एनी जॉब प्रोवाइडेड यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू एनालाइज इट. बिल्कुल. तो उस हिसाब से आर्बिट्रेशन बार का जो कंसेप्ट आया था, मैं उसमें इन्वॉल्व था. आर्बिट्रेशन बार में बेसिक प्रॉब्लम क्या है? आर्बिट्रेशन में जो लॉयर है जनरली वो अपना काम भी नहीं छोड़ना चाहते, कोर्ट का भी नहीं छोड़ना चाहते, और आर्बिट्रेशन का भी काम पकड़ते हैं. तो जनरली कहेंगे कि जी मेरा केस 4 बजे के बाद ले लो, जब कोर्ट टाइम ख़त्म हो जाएगा, सैटरडे संडे को ले लो. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो आर्बिट्रेशन में होल टाइम काम करने वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, एक आर्बिट्रेशन बार होनी चाहिए, और हमें जो बार की जो प्रॉब्लम्स हैं, आर्बिट्रेटर्स जो आर्बिट्रेशन में अपेयर होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को मीट आउट करने के लिए एक आर्बिट्रेशन बार होनी चाहिए. तो मैंने भी उस सब्जेक्ट को प्रपोज किया था, और मेरा और अटॉर्नी जनरल साहब का बहुत सहायता रही, पर करने वाले तो एडवोकेट्स ही थे. जी. लेकिन सर, जब आर्बिट्रेशन बार की बात आती है, तो जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो क्या आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का भी कॉन्सेप्ट लेके चलना चाहिए? वो भी एक बात आई थी कि ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाए, जिसमें आर्बिट्रेटर्स को एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए, मेंबर बनाया जाए. क्या उसी आधार पे हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं? एक जस्टिस श्री कृष्णा रिपोर्ट था 2016 या 17 में, उसके बेसिस पे ही इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक्ट बना था. उसमें ही आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में एक चैप्टर बनाया गया था, सेक्शन 43A से लेकर, जिसमें आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को कंस्टिट्यूट करने की प्रोविज़न थी. बट अनफॉर्चुनेटली वो कंस्टिट्यूट नहीं हुई आज तक. 2019 की अमेंडमेंट थी, आज 6 साल हो गए हैं, पर कंस्टिट्यूट नहीं हुई. उसका मैंडेट था. एक बड़ी प्रॉब्लम है आर्बिट्रेटर्स का, कौन रखेगा रिकॉर्ड उनका जी. उसमें प्रोविज़न था कि उसमें रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, उसमें आर्बिट्रेटर्स को एग्रीगेट करना है कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ को NAC 3, NAC 4 ऐसे करके करते हैं, वो भी करना था. पर कुछ अमेंडमेंट्स अभी उसने सजेस्ट की. बट द फैक्ट रिमेन्स दैट आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज टू बी सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन. आज आप इंडिया में बता नहीं सकते कि कितने आर्बिट्रेशन एक साल में होते हैं. जी. कोई डाटा ही नहीं है. कितने कोर्ट, जितने कोर्ट में गए सिर्फ उतना ही डाटा है. अब कोर्ट्स में भी एक नेशनल डाटा जुडिशियल ग्रिड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाती है. उसमें भी आपको सब क्लासिफिकेशन नहीं मिलती है. उसमें आर्बिट्रेशन मैटर की तो मिल जाएगी, उसमें 11 भी होगा, 16 भी होगा, 34 भी होगा. बट उसमें आपको यू कांट रियली फाइंड आउट कि कितने अवार्ड चैलेंज हुए. जी. तो वी डोंट हैव एनी यूनिफाइड database by which we can find out that how many awards were made subject matter of challenge. बिल्कुल. तो ये सब रोल आर्बिट्रेशन काउंसिल को
देना था, पर आई डोंट नो व्हाई द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन कंस्टिट्यूटेड सो फार। अभी तक तो नहीं हो पाया सर, और बस वी कैन होप दैट बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन सर ये एक जब डेटा की बात आ रही थी सर, न केवल डेटा क्या कुछ हुआ इसको रखने की ज़रूरत है, जो हाई वैल्यू के केसेस हैं उनकी भी वो कैसे कॉन्फिडेंशियल रहें, इन सब डेटा के प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, हमारा आर्बिट्रेशन सेंटर्स तैयार हैं? क्योंकि कई बार इसके लीक होने का डर होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय दावे किए जाते हैं कि भारत इसके लिए तैयार नहीं है। क्या वाकई हम तैयार नहीं है, हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है? ऐसी नहीं है। 2000 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2019 में एक क्लॉज डाली गई थी कि आर्बिट्रेटर का अवार्ड जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, एक्सेप्ट इन ए केस व्हेन द मैटर गोज टू द कोर्ट, उसका अवार्ड तब पता लगेगा जी। बहुत साल पहले, बहुत साल क्या 2-3 साल पहले एक पब्लिशिंग हाउस ने मुझे कांटेक्ट किया था कि आप हमें अवार्ड दे दीजिए, हम उसको रिडेक्ट करके पार्टीज नेम और जो आइडेंटिफाइएबल सब्जेक्ट्स हैं उनको ब्लैकन करके हम पब्लिश कर देंगे। बट वी डिसाइडेड नॉट टू गो इन फॉर दैट, क्योंकि रिडेक्ट करने के बाद भी इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है ही, हो ही जाती है। इस कारण से रिडेक्ट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ रिडेक्ट भी करना हो तब भी पार्टीज के कंसेंट के बिना यू कांट पुट इट ऑन पब्लिश इट। बट उसका जो एक एडवांटेज जो है, जो आर्बिट्रेशन अभी कहते जाते हैं अवार्ड जो है ओपेक है, कि उसके कैसे दिया गया, किसी को नहीं पता लगता, वो ट्रांसपेरेंसी शायद उसमें आ सकती है अगर रिडेक्ट करके अवार्ड क्योंकि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं लाइक इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स ओपन कोर्ट में तो होती नहीं है, इज इन ए क्लोज डोर एनवायरनमेंट। ना तो पार्टी के अलावा कोई आ सकते हैं, वकील भी वही आते हैं। इस कारण से एक इन ए वे कर्टन है पब्लिक को नॉलेज से करने से। इनफैक्ट कुछ जो दो जैसे होता है ना कि तुमने कही हमने सुनी वाली की स्थिति रहती है, और उसके बाद कुछ आगे पता नहीं चलता। लेकिन सर एक और जब ये जो बात स्थिति जब पैदा होती है तो कई जगह मैंने देखा कि छोटे बड़े आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर भी बन गए हैं। अब आप कोई एक इनफैक्ट किसी कंपनी का शोरूम भी खोलते हैं तो उसके कुछ ख़ास नियम होते हैं, ख़ास तरीके का डिज़ाइन होता है कि आप ऐसे खोलेंगे। क्या आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर खोलने के लिए भी क्या कुछ ख़ास तरह का रूल रेगुलेशन है, या कहीं से कोई परमिशन लेना होता है? या क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे देखे कि 2 कमरे हैं, वो आर्बिट्रेशन मीडिएशन सेंटर का एक बोर्ड लगा है और वहाँ पे चल रही हैं चीज़ें, और क्या वहाँ पे हुई तमाम आर्बिट्रेशन मीडिएशन चीज़ें मान्यता रखती हैं? एक तो बात आपकी ठीक है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मान्यता तो आप जहाँ मर्जी भी बैठ जाए, अवार्ड आर्बिट्रेटर का अवार्ड दैट्स ए बाइंडिंग ऑन पार्टीज टिल सच टाइम इट इज सेटिस्फाइड बाय द कोर्ट। ये जो प्रॉब्लम आपने बात की वो आर्बिट्रेशन काउंसिल उसको रेगुलेट कर सकती थी, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक 6 साल हो गए, नहीं आया। लेकिन सर आपके रहते हुए जो इंटरनेशनल इंडिया आर्बिट्रेशन सेंटर है उसने कई सारे माइलस्टोन्स छुए हैं। आपके हिसाब से वो कौन से काम है जिसको करके आपने बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस किया है? बड़ा मुश्किल सवाल है कि इसके बाद सर स्टूडेंट्स पूछने वाले हैं, वो ज़्यादा मुश्किल सवाल देंगे। टू से कि कैसे सेटिस्फाइड, यू नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर मच मोर। सो हमने रेगुलेशंस बनाए, हमने आर्बिट्रेटर्स इम्पैनल किए, डिफरेंट फील्ड के किए, हमने एक MSME सेक्टर है, मीडियम माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज,
इंटरप्राइजेस का, उस सेक्टर के लिए सेपरेट रेगुलेशंस बनाए, क्योंकि वो सबसे स्ट्रेस्ड सेक्टर है। छोटे छोटे उसमें उद्यमी हैं और वो अपने क्लेम के लिए घूमते रहते हैं। उनका जो सिस्टम है कि पहले स्टैट्यूटरी मीडिएशन होगा, कंसिलिएशन वर्ड यूज़ किया है उन्होंने एक्ट में, अगर वो नहीं होता तो फिर आर्बिट्रेशन होगा। कुछ स्टेट्स में इफ़ेक्टिव सिस्टम है, जो उसमें जो बॉडी जो है वो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इज सेट टू बी द इन चार्ज ऑफ द मीडिएशन और कंसिलिएशन। अब डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इतना बिजी ऑफिसर है, उसके पास इतने काम हैं, एक ये एक्स्ट्रा काम उसको और दे दिया गया। बिल्कुल, तो खुद भी कर सकता है, किसी को डेलीगेट भी कर सकता है। कुछ स्टेट्स ने सिस्टम बनाया, अच्छा बनाया, बट जनरली आई एम नॉट वेरी श्योर दैट हाउ मेनी पीपल आर सेटिस्फाइड विद दैट मैकेनिज्म। हमने उसके लिए बनाया था कि हमें दे दीजिए एमएसएमई के आर्बिट्रेशन। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था कॉल्ड भाषिनी। उसमें स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन पॉसिबल था। लाइक तमिलनाडु में बैठा अगर तमिल में बोल रहा है तो दिल्ली में वो हमें हिंदी या इंग्लिश में मिल सकता है। अगर आर्ग्यू भी करता है वो भी मिल सकता है। तो ताकि हम एक फैसिलिटी देना चाहते थे तो लोगों को, जो भी प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री है, कि वो अपने घर बैठे ही कर पाए। पर उसमें भी सरकार का जितना सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अंत में सर बात वहीं पहुंच जाती है। पर बहरहाल सर बहुत सारे हमारे साथ पूरे देश के तमाम स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं और उसमें से कई ऐसे हैं जो जाहिर सी बात है कि आर्बिट्रेशन एक नया क्षेत्र है। इसके पहले कि मैं इन लोगों से सवाल लूँ सर, यंग जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए सर आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है ताकि उनको ज़्यादा ट्रेंड किया जा सके और आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में वो आकर अपना नाम ज़्यादा जल्दी कमा सके? क्योंकि जाहिर सी बात है कि लिटिगेशन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है सर, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है वहाँ पर कुछ भी कर दिखाने के लिए। आर्बिट्रेशन इज़ a new subject in the sense कि and is a closed door dispute resolution. आप अच्छा भी कर रहे हैं, जब तक दूसरे को नहीं पता लगेगा तो कौन आएगा। तो कोर्ट में जब करते हो तो आप अच्छा आर्ग्यू करते हो तो दो लोग पीछे बैठे हुए कहते हैं कि बहुत अच्छा आर्ग्यू किया। कोई तुम्हारे से कार्ड मांग लेगा, तुम्हारा कार्ड है। आर्बिट्रेशन में तो वो पॉसिबल नहीं है, बट उसमें एक पॉसिबिलिटी है, अगर किसी फर्म के लिए, किसी पार्टी के लिए आप अच्छा काम करते हो तो पार्टी विल बिकम एन एडवोकेट फॉर यू। हमारे प्रोफेशन में चाहे कोर्ट में हो चाहे आर्बिट्रेशन में हो, देयर इज नो वे वी कैन एडवर्टाइज अवरसेल्व्स। एडवर्टाइजिंग इज लीगली नॉट परमिसिबल। सो व्हाट इज हाउ यू मेक योरसेल्फ नोन is by your act, conduct, and your client becomes the biggest vocal supporter कि जी मेरे आर्बिट्रेशन था, उसमें एक्स ने मुझे सपोर्ट किया, अच्छा किया, आप उसके पास जाइए। बट आई वोंट से दिस ए शॉर्टकट मेथड, इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल। The arbitrators have to be ready for क्रिटिसिज्म। आज की डेट में तो क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कि क्या फैसला हुआ। जब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अवार्ड सेटिसाइड करेगी, तब पता लगता है। अभी इन्होंने जो सिंगापुर का एग्जांपल दिया, किसी को क्या मालूम था कौन सा अवार्ड है। जब अवार्ड सेटिसाइड हुआ, देन पीपल केम टू नो दैट देयर वाज एन अवार्ड व्हिच वाज सेटिसाइड। सो ट्रांसपेरेंसी इज इम्पॉर्टेंट, but as on now arbitration की proceedings cannot be said to be transparent. Confidentiality
बाय स्टैचूट प्रोटेक्ट की गई है। तो इस कारण से लेट्स होप। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनन्या है। जैसे अभी आपने बोला कि आर्बिट्रेशन में एक टाइप के कर्टन्स डाल दिए जाते हैं, तो उन कर्टन्स की वजह से क्या ऐसा होता है कि कर्टन्स के पीछे ही जस्टिस नहीं मिल रहा एंड इट इज़ जस्ट डिसगाइज्ड इनजस्टिस बीइंग डिलीवर्ड? नो, मेरा कर्टन से ये मतलब नहीं था कि कोई जस्टिस नहीं मिलता। एक पब्लिक कोर्ट के अंदर जो भी तुमने कहा वो सब एक क्रिटिसिज्म के लिए ओपन हो जाता है, तो पता लगता है कि जज ने क्या सवाल पूछा, लॉयर ने कैसे आंसर किया। बिफोर आर्बिट्रेटर्स और ये नहीं पता लगता कि क्या सवाल पूछा और क्या क्वेश्चन आया। तो इस कारण से इन ए वे आई वोंट कॉल देम ए ट्रांसपेरेंट मेथड, बट इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इसका मतलब कि तुम जो भी करते रहो वो ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली अवार्ड तो चैलेंज तो होना है, 34 में जाना है। तो इट्स नॉट अल्टीमेटली किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी आर्बिट्रेटर की क्रेडिबिलिटी इस बात पे इशू डिपेंड करती है उसका अवार्ड सेटिसाइड ना हो। दैट विल आई विल ट्राई कि मेरा अवार्ड सेटिसाइड ना हो। कोर्ट में नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि अवार्ड अगर जजमेंट सेटिसाइड भी होगी, इट्स ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, जजमेंट सेटिसाइड होती ही हैं। बट अवार्ड जो है दैट इज़ ए फाइनल बिटवीन द पार्टीज, एंड इफ दैट इज सेटिसाइड देन इट इज ए पर्सनल ब्लॉट। नेक्स्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम सान्या जैन है और मैं पुणे से आई हुई हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि जो एडहॉक आर्बिट्रेशन रहता है और जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन रहता है, जो पार्टीज़ रहती हैं वो किस पे ज़्यादा रिलाई करती है, मतलब कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है और पार्टीज़ क्या प्रेफर करती हैं, कौन सा? आपका जो सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे कंट्री में एडहॉक आर्बिट्रेशन ही चलता है आज की डेट में। पहले 96 के एक्ट से पहले आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था, उसमें भी कोर्ट अपॉइंट करती थी आर्बिट्रेटर। वही पावर इन डिफरेंट वर्ड्स continued in 1996 Act. Honestly speaking, I have grown while conducting cases under the 1940 Act and then 96 Act. It is an provision which promotes ad hoc arbitration. एक उसमें आपने जजमेंट पढ़ा हो, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग है, 7 जजेस बेंच। उससे पहले उन्होंने एक 5 जजेस बेंच था कोंकण रेलवेज को, उसको ओवर रूल किया। कोंकण रेलवेज ने कहा था कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर है इसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, नॉट ए जुडिशियल पावर। बट लेटर बेंच पटेल इंजीनियरिंग में कहा कि नो, इसे क्वासी जुडिशियल पावर। क्वासी जुडिशियल पावर मीन्स दैट यू हैव टू गिव रीजंस। अगर रीजंस दोगे तो गुड बैड इंडिफरेंट, पर उसमें ये भी कह दिया कि ये अपीलेबल ऑर्डर नहीं होगा। बट उसमें मैं और पर्टिकुलरली जो मैं बात कहना चाहता हूँ, शुरू से 96 एक्ट में एक पावर दी गई थी कि कोर्ट कैन डेजिग्नेट एन इंस्टीट्यूशन फॉर डूइंग आर्बिट्रेशन ऑल्सो। 11(6) में कंडीशन था। उसको इंटरप्रेट करते हुए पटेल इंजीनियर ने कहा कि इंस्टीट्यूशन डिसाइड नहीं कर सकता, डेजिग्नेट नहीं कर सकता। हम डेजिग्नेट भी करेंगे तो हम क्वासी जुडिशियल पावर्स उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। सो वी विल ओनली आस्क द इंस्टीट्यूशन टू रिकमेंड नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिसाइड। तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के हक की वो बात नहीं थी। उसको समवट डिफरेंट वे उसको मॉडिफाई किया गया जब 11(6) में सेक्शन 3B इंट्रोड्यूस किया कि एक्सरसाइज ऑफ ए पावर बाय इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए जुडिशियल पावर। तो इस कारण से इश्यूज बहुत हैं कंट्री में। मोस्टली जब विद द पैसेज ऑफ टाइम
80 साल हो गए हमें एडहॉक आर्बिट्रेशन में करते हुए, तो माइंडसेट लॉ फर्म्स का भी, लिटिगेंट्स का भी, सबका यही कि एडहॉक आर्बिट्रेशन कर लो। एडहॉक आर्बिट्रेशन में द फर्म्स चूज देयर ओन आर्बिट्रेटर्स, इंस्टीट्यूशन में वो चॉइस ख़त्म हो जाती है, और बट एक कंट्रोल भी, जो एडहॉक में कंट्रोल नहीं होता किसी का भी, ना फीस पे, ना टाइम पे, ना करेक्शन पे, जबकि इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, जिसमें टाइम भी फ्रेम्ड है, उसमें इंस्टीट्यूशन या आर्बिट्रेशन कंट्रोल करता है, तो थिंग्स आर बेटर इन इंस्टीट्यूशन। अब एक बहुत लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव देखने को लगती है, बट जो हिडन कॉस्ट इन एडहॉक आर्बिट्रेशन है वो नहीं पता लगते। सो एडहॉक आर्बिट्रेशन में जब फोर्थ शेड्यूल नहीं था तो बहुत सारे केसेस में बहुत सारी फीस बनती थी, और कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता था कि इट्स नॉट फेयर। सो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में डे 1 पे नोटिस रूल्स में है कि इतनी फीस लगेगी। The arbitrator can't say that I will claim over and above the fee fixed. So it's a better system. I will promote institutional arbitration. I am heading institution. I will promote. सर, जब प्रमोशन की बात आ रही है तो क्या आपको लगता है कि IISc जो है उसको इंटरनेशनल कुछ टाइप्स की भी ज़रूरत है टू प्रमोट इट फर्दर? और जैसे सिंगापुर ने शुरू किया है डिफरेंट आर्बिट्रेशन सेंटर्स के साथ टाइप करना, क्या हमारा जो इंडियन इंटरनेशनल सेंटर है उसके भी टाइप्स के लिए आप सोच रहे हैं? Yes, we have entered into some MOUs. Another MOU is in pipeline, बहरीन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के साथ। जी। पर जो सिंगापुर के साथ भी हमने एक्सप्लोर किया था, उनका ये था कि कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे, वो करेंगे, बट कोई सब्सटेंशियल नहीं था। सो वी डिडंट गो अहेड विद सिंगापुर। जी। एक न्यूज़ तो बन जाती है कि आपका MOU हो गया, बट इट्स नॉट सब्सटेंटिव। कोई ज़मीन पे कोई चीज़ नहीं उतरती। इसके अलावा सर और क्या क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हमें एक कदम आगे बढ़ाने वाला है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूप में भारत को बनाने वाला है? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अभी शुरू की हैं? हम समय समय पे कॉन्फ्रेंसेस कराते रहते हैं। अभी सिंगापुर में आर्बिट्रेशन कन्वेंशन वीक बन रहा है 25 से 29 अक्टूबर को। जी। तो हमने कोशिश करके वहाँ पे हम IISc की तरफ से इवेंट कर रहे हैं 28 अगस्त को, विच इज़ प्रमोटेड बाय अस एट आवर कॉस्ट। तो this is one way to show to the world that we are also here. जी। Presence mark करने के लिए। और सवाल? जी। Good evening, sir. So my name is Sakshi Mishra. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. Sir, my question is, what are some common mistakes parties or advocates do during arbitration proceeding? एक जनरली जो एडवोकेट्स अपीयर होते हैं उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करना नहीं आता, बिकॉज आर्बिट्रेशन इज ट्रायल कोर्ट वर्क वेयर द विटनेस नीड्स टू बी क्रॉस एग्जामिन्ड। वो उसमें गलती कर जाते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं जो उनके खिलाफ जाता है। दूसरी बात जो है, आर्बिट्रेशन में जो इतना भी डिस्प्यूट्स हैं, दे आर ऑल डॉक्यूमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस कारण से ओरल एविडेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, होनी चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि लॉयर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कॉन्फ्रंट करते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट आपने पढ़ा हो, उसमें कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी डिस्प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। यू कैन एक्सप्लेन दैट यू हैव रिटन दैट आई विल मीन दिस, उसका मायने तो आप बता सकते हो, बट यू कांट से कि दैट आई नेवर सेड दिस और डिफरेंट।
सो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव करने, डिसप्रूव नहीं कर सकते। और ये बड़ा 1-to-1 है, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है और उस वक्त किससे क्या गलती हो रही है, बस लिस्ट ऑफ गलतियां बनाई नहीं जा सकती। बहरहाल दूसरा सवाल। Good afternoon, sir. Myself Manisha. I'm from Digfa University, Sikkim. My question is, what qualities do you believe that a good arbitrator had? Like, what kind of qualities they have? One must have. Yes. Okay. देखो, an arbitrator, as any person should be, he should be sincere to his work. He needs to be hardworking. He should grasp the facts very well. क्योंकि जो वो कहेंगे वो that will be tested for times to come. There is no shortcut. सबको hard work ही करना पड़ेगा. Just one quality, that you need to be very, very focused and hard work. That's it. जी फटाफट से, क्योंकि जी। गुड आफ्टरनून सर। एक मिनट पीछे बोले, हाँ। जो स्टूडेंट है वो 2 बार खड़े हो। हाँ एग्जैक्टली, पहले पीछे पूछते हैं। हाँ मैंने भी वही देखा सर वो। प्लीज गो अहेड। सर नमस्कार, मेरा नाम मयूर गर्ग है। मेरा ये क्वेश्चन था कि आर्बिट्रेशन को हम क्रिमिनल डिस्प्यूट्स में क्यों इंट्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आर्बिट्रेशन और क्रिमिनल डिस्प्यूट हो नहीं सकते। क्यों सर? वही क्रिमिनल कोर्ट में सजा देने का प्रोविजन होता है, उसको कंपाउंड करने का भी प्रोविजन कोर्ट को है। कुछ ऑफेंसेस कंपाउंडेबल भी नहीं है, तो इस कारण से आर्बिट्रेशन इज बेसिकली मेंट फॉर सिविल डिस्प्यूट्स। नहीं, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्यों कुछ ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाने का कोशिश नहीं करती है? Offenses compoundable like 376 is not compoundable offense. 306 is compoundable. So there are different offenses जो पहले ही CRPC में चैप्टर है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे केसेस में विच आर नॉन कंपाउंडेबल, उनमें हायर कोर्ट्स कहते हैं कि द केसेस कैन बी क्वेश्ड और सेटल्ड बेस्ड ऑन द सेटलमेंट ऑफ बिटवीन द पार्टीज। तो that's altogether different chapter. But the fact is कि compoundable offenses नहीं है तो वो compound नहीं हो सकते। नेक्स्ट। Good afternoon, sir. My name is Mohit Kumar and I am from Ranchi, Jharkhand. So my question is, you serve in judiciary many years and now you are interacting with young law students. As your point of view, what is the most important quality required to become a good judge? For a good judge or for a good lawyer? For a good judge. Okay, good. Everybody is aspiring as a judge, sir. बहुत साल पहले I was attending a conference where President Abdul Kalam was the main speaker as a president. उनसे यही he started this कि मेरी नीज थी, रात को उसने पूछा कि how do I become a judge? तो पहले तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नीज में कहते मेरे सिस्टर की डॉटर, बिकॉज ही वॉज नॉट ए मैरिड पर्सन। उतना कहने के बाद सब जजेस थे ऑडियंस में, ये लगा कि पता नहीं क्या बोलेंगे, तो उन्होंने नेक्स्ट लाइन में आंसर दिया, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। सो आई विल से बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। That's all. Great. Actually, it's very good. Next. बस अभी 4-5 सवाल और मिलेंगे जी। Good afternoon, sir. My name is Rahul Kashyap from Ranchi, Jharkhand. My question is, sir, what is the one habit or a value you believe that law student must cultivate from very beginning, sir? Very good. You know, I come from the family of advocates. My grandfather was advocate, my father was advocate. जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया तो मैं अपने ग्रैंडफादर के पास ब्लेसिंग्स लेने गया,
उन्होंने दो बातें कही विच आई रिपीट टू यू. वन, यू मस्टर फैक्ट्स ऑफ योर केस. फैक्ट्स आपको, आपके केस के फैक्ट्स आपको ही पता होने चाहिए. अगर आपको फैक्ट्स मालूम हैं तो दूसरी पार्टी अगर गलत भी कहती है तो आप करेक्ट कर सकते हैं. कोर्ट पूछती है तो आप भी उनको असिस्ट कर सकते हैं. फैक्ट्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. दूसरी उन्होंने बात की, अगर आपको लॉ नहीं आता ना चलेगा. लॉ इज सच ए ह्यूज थिंग, बट फैक्ट्स शुड you one must muster and be truthful to the court. कोर्ट के साथ आप चालाकी मारेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे, और क्रेडिबिलिटी एक बार लूज कर लोगे तो दोबारा बनाने में कई साल लग जाते हैं. तो इस कारण से फैक्ट्स ठीक से समझो और झूठ ना बोलो. थैंक यू सो मच सर. और पीछे पहले इस साइड का ले लेते हैं जी. नमस्कार सर, मेरा नाम शौर्य है और मेरा ये सवाल है कि सर जब आर्बिट्रेशनल एग्रीमेंट की बात हम करते हैं तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर क्या क्वेश्चंस उठते हैं? मतलब जैसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो कितनी ज़्यादा वो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होती है और उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. दे कांट से कि जी मुझे ये क्लॉज पसंद नहीं है या ये मेरा इंटेंशन नहीं था. पार्टीज कांट रिजाइल फ्रॉम द एग्रीमेंट. ब्रॉडली दैट प्रिंसिपल. सारा जो केस बनता है आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट का उस एग्रीमेंट के क्लॉज पे ही बनता है. तो इस कारण से एडवाइस इज व्हेन यू साइन एन एग्रीमेंट, sign with open mind. After reading each word, understanding the consequences of on what you are signing. जिस तरह बैंक्स करते हैं उसमें फाइन प्रिंट में होता है, उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आगे पढ़ोगे तो नहीं पता लगेगा. तो इसके लिए फाइन प्रिंट ज़रूर देखने चाहिए अगर है तो. इसलिए यू बेटर कंसल्ट. और आप अगर जब एडवोकेट हैं ध्यान से पढ़िएगा उसमें क्या है, किस बात पे आप क्लाइंट से साइन करवा रहे हैं. बिल्कुल. एक सवाल पहले इधर से ले लेते हैं ये जी. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. So actually, I kind of have two questions. So my first question is, can we expect that constitutional as well as religious issues such as the hijab case, which you observed, that Karnataka hijab case, No, I couldn't get it. Please, can you repeat your question, please? Yes, sir. Can we expect that the constitutional as well as religious issues such as the Karnataka hijab case, which you observed, can also be observed through arbitration or mediation? कॉन्स्टिट्यूशनल और रिलीजियस इश्यूज को भी आर्बिट्रेशन मीडिएशन में देख सकते हैं. If you are challenging validity of a statute, you can't do it. Validity of statute court can self decide. बाकी तो जो भी डिस्प्यूट्स हैं आर्बिट्रेशन से तो सॉल्व हो सकते हैं. Sir, actually I have another question. I wanted to ask, like, what is the scope of arbitration in India? Like you said that there are not many genres right now in India. So like what is it as a career? Like what scope it has as a career? It's an emerging field. If you do well, I answered this question earlier, that if you want to have a career in arbitration, who will promote you? You can't advertise. Arbitration proceedings are not conducted in public. Nobody is watching you perform, that how good or bad you have performed. So who will promote you? Your client. Only he becomes your biggest supporter. So it's a long race. I won't say that the civil court race is shorter, but race is there in civil court and in arbitration. Thank you, sir. क्या नेक्स्ट प्लीज फटाफट से जी. Good afternoon, sir. Sir, this is Ayush Sharma.
Sir, I just want to ask you, sir, in your view, should India officially allow emergency arbitration like other countries do? That's what I We pointed have- out. In the bill which is introduced in 2024, emergency arbitrator is provided for. नेक्स्ट। नमस्कार सर, मेरा नाम आदित्य रघुवंशी है, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के तौर पर इंडिया कहाँ लैग कर रहा है और क्या नेसेसरी चेंजेस सिस्टम में लाने और ज़रूरी हैं जिससे सिंगापुर की जगह इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी में कंसिडर किया जाए। ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती है, इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट करते हैं। बट इन अवर कंट्री इट इज़ द कोर्ट विच अपॉइंट्स एन आर्बिट्रेटर। द फर्स्ट थिंग इज दैट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर हैज़ टू बी डन अवे विद. That can be done away with if the Arbitration Council of India comes into the picture. Because Arbitration Council of India contemplates that mandate is that if a particular arbiter, institution or arbitrator is mentioned or aggregated, then that you can appoint arbitrator only out of that. So in a way it's a curtailment of the power of the court. So unless the Arbitration Council of India comes or Section 11(6) is drastically amended, the things are not likely to improve. थैंक यू। जी जी, प्लीज़ गो अहेड। चलो आप कर लो, फिर उसके बाद सबसे पीछे जाएंगे, देन विल वाइंड अप। जी। Good afternoon, sir. Sir, my name is Riya Chaudhary. I am from Blanchard, UP. Sir, my question is, to you, according to your opinion, what is the single biggest reform which is still needed in India's arbitral proceeding? Can you change mindset by law? Yes, sir. No. Mindset is the biggest handicap. Thank you. The law becomes a catalyst if there is a willingness, but if people don't open, then you can't. Mindset you can't change. I will give you example. 1961, the Parliament made a law of Dowry Prohibition Act. But had we done away with dowry? So the laws are catalyst. Like child marriages in Rajasthan, it is still prevalent. So the laws can become important, but laws are not the solution of all problems, more so of social problems. एक्चुअली और फाइनल। Good afternoon, sir. My name is Mohammad Farhan, and my question is more irrelevant to the topic arbitration. As थोड़ी देर पहले सर आपने कहा कि जजेस का काम नहीं है लोगों को खुश करना. Then why your opinion that politicians have? जजेस ने वोट नहीं लेना ना, पॉलिटिशियंस ने वोट लेना है जी। So that is the basic difference. बिल्कुल। सर, अब बहुत सारे अलग अलग सवाल तो आए, लेकिन सर एक सवाल मेरा भी है। सर आप माइक अभी मत रखिए। एक तो ये कि ये सारे जो यंग एडवोकेट्स हैं, क्या जैसे ये अलग अलग जगह इंटर्नशिप करते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, और क्या आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से इनके लिए कोई स्पेशल वो शुरू किया जाएगा जहाँ ये जाके इंटर्नशिप कर सकें? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है या आप आने वाले भविष्य में करेंगे, सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस आर्बिट्रेशन प्रोसीजर गोइंग ऑन और हाउ दे इट विल गो? देखिए, ऐसा तो नहीं है, हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, करेंगे। एक दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं आपको, MSME आर्बिट्रेशन के लिए हमने एज लिमिट 26 प्रपोज किया है, अभी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करना है। 25 की एज में यू विल बी अराउंड 25 और बिकमिंग 25 इन ए ईयर और 2. So that's a good option for having exposure of arbitration. दूसरे arbitration panel के लिए age is 35. So you can in a way, अगर arbitration शुरू हो जाए, अभी तक तो मैं successful नहीं हुआ हूँ कि MSME की arbitration हमारे पास आए।
अगर आ जाए तो हमारे पास काम बहुत हो जाएगा। वेरी गुड। तो एक ऑप्शन, एक विकल्प इन लोग के लिए है। बहुत अच्छी बात है सर। और सर, चूँकि आप बैठे हैं और तमाम आर्बिट्रेशन वगैरह की बात हो चुकी है, एक लंबा अनुभव आपका है, और तो बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में। मैं बहुत ज़्यादा गहरे में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज सर आपने बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन फैसले दिए। मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि आजकल संविधान बहुत चर्चा में है, बहुत सारे परिवर्तन की बात चल रही है। कौन सा ऐसा मामला था जो सबसे ज़्यादा आज की तारीख में आपको याद है कि ये बहुत मुश्किल भी रहा, बहुत सोचना पड़ा उस फैसले को देने के लिए? मैं एक्चुअली फैसलों को भूल जाना चाहता हूँ। अपना टर्म खत्म हो गया, जो फैसले दिए सो दिए, अब और कुछ नहीं। और सर, एक जज के रूप में तमाम आपने बताया, एक वकील के रूप में जैसे आपके दादाजी ने सलाह दी, जब एक वकील प्रैक्टिस करता है, सब कोर्ट रूम में वो खड़ा है सर, कौन सी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है एज अ जज? जब आप लोग जज होते हैं, आप बेंच पे बैठते हैं, एक वकील के तौर पे मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप क्या देखते हैं, आप कैसे समझते हैं कि ये वकील ऑन द राइट ट्रैक है या फिर ये ऑफ ट्रैक हो रहा है? राज की बातें हैं सर, सब निकल जाएंगी। बेसिकली अगर आपकी फैक्ट्स पे मास्टरी है, एक और जो मैसेज मुझे मेरे एक सीनियर जज ने दिया था कि आपके नोट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। जो डिस्प्यूट है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलेगा, ये तो है नहीं कि 24 का इवेंट 18 में हो जाएगा। If you prepare your notes in chronological order, you will be better equipped, you will never go wrong. इस कारण से कहने की chronological order में हो, ठीक बात करें। आप कोर्ट से छुपाने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो छुपाने की बात मत कीजिए। अगर कोई गलत आपके खिलाफ एक्ट है तो उसका भी आपको कि ये है मेरे खिलाफ, पर उसका मेरा जवाब ये है, सोच के रखो। तो बाकी और कुछ नहीं है कि एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग, जज इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, सो आर यू ह्यूमन बीइंग्स, सो दिस ऑल दिस कंटिन्यू। और सर, चलते चलते क्या वो आखिरी संदेश जो आप अपनी फ्रेटर्निटी को भी देंगे, अपने ब्रदर्स को भी देना चाहेंगे, भारत के सिटीजन्स को भी देना चाहेंगे? मैं तो जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं उन्हीं को कहूँगा, आप हार्ड वर्क कीजिए, सिंसियरिटी से कीजिए, और ठीक फैक्ट्स कोर्ट में देंगे तो फैसला भी ठीक आएगा, कोर्ट में इम्प्रेशन भी ठीक रहेगा, बाकी भगवान ठीक करेगा। ये थे जस्टिस हेमंत गुप्ता, सरल, सहज, टू द पॉइंट, और जिसको कहते हैं अपराइट लाइक अ जज। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।